Hi investors, welcome to Intrinsic Compounding. So in today's video we'll be talking about Suven Pharmaceuticals. मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इस बिजनेस में एंड क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल है जो हम सबको सीखना चाहिए. तो पहले मेंटल मॉडल से स्टार्ट करते हैं क्या है एंड उसके बाद हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड वील आल्सो ट्राई टू वैल्यू दिस कंपनी एंड इनके जो पीयर्स हैं उनसे एक बार इनका वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे और एक बार देखेंगे कि क्यों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस लग रहा है इस टाइम पे. तो कौन सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल है जो आज हम पढ़ेंगे, उस मेंटल मॉडल का नाम है डीमर्जर. तो सुवेन फार्मास्यूटिकल्स के केस में क्या हुआ है कि कंपनी अभी डीमर्ज हो गए, मार्च में लिस्ट हुई है. अब डीमर्जर का काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मतलब क्या है. तो बेसिकली क्या था कि सुवेन फार्मास्यूटिकल 1989 में मिस्टर वेंकट जेटसी ने फाउंड करा था. ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कंपनी एंड 1989 से लेके 2005 तक उन्होंने क्रैम्स बिजनेस रन करा था. इसके अंदर अभी हम पता करेंगे कि क्रैम्स क्या है. एंड 2005 से लेके 2020 तक वो वेंकट जस्सी एक्चुअली मेड अ बिजनेस ऑफ द लाइफ साइंसेज डिस्कवरी. डिस्कवरी बिजनेस क्या होता है कि आप मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है. तो अकॉर्डिंग टू सम कैलकुलेशंस पिछले 15 साल में 2005 से लेके 2020 तक सुवेन लाइफ साइंसेज में कुछ 800 से 900 करोड़ का R&D हो चुका है. एंड ये R&D फंड कैसे कर रहा था, क्योंकि सुवेन के दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक है फार्मास्यूटिकल्स और एक है लाइफ साइंसेज. तो फार्मास्यूटिकल जो उनका कैश का होता है दैट वाज फंडिंग द लाइफ साइंसेज बिजनेस, वो R&D फंड कर रहा था. एंड फार्मा का बिजनेस जिसमें कोई R&D इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, वो क्रैम्स का बिजनेस था जो भी हम देखेंगे क्या होता है. तो वो जो कैश का बिजनेस था दैट वाज फंडिंग अ बिजनेस विच वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिटर्न्स. तो ये चल रहा था सुवेन फार्मास्यूटिकल में टिल 2020. बट 2019 की एंड में मैनेजमेंट एक्चुअली डिसाइडेड टू डीमर्ज द बिजनेस. अब डीमर्जर का क्या मतलब है कि ये जो दो बिजनेस यूनिट्स एक हाउस के अंडर लिस्टेड हैं, एक एंटिटी के अंदर लिस्टेड है, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा और इनको सेपरेटली लिस्ट किया जाएगा, राइट. एंड इसको सेपरेटली लिस्ट करने का मतलब क्या था, क्यों, क्या रीजन था, उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आजकल इंडिया के क्रैम्स बिजनेस में बहुत ज़्यादा टेल विंड्स आ रखी हैं. अब कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्रैम्स होता क्या है. CRAMS is nothing but basically it stands for Contract Research and Manufacturing Services. CRAMS वाले जो प्लेयर्स हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं फॉर द ग्लोबल MNCs. अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं बिजनेस का. तो होता क्या है कि जो ग्लोबल MNCs हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है कि वो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च देती हैं, राइट. बिलियंस ऑफ डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती हैं. एंड फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आपका मॉलिक्यूल वो बन पाएगा या नहीं पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल वो किस लिए बना रही है, डिफरेंट बीमारियों के लिए, डिफरेंट डिजीजेस के लिए. तो आफ्टर 10 to 15 ईयर्स ऑफ R&D, क्योंकि इतना ज़्यादा R&D में कॉस्ट लग रहा है आपका, तो मैन्युफैक्चरिंग में आप कॉस्ट कम करना चाहोगे. तो क्रैम्स बिजनेस इज नथिंग बट इट एक्ट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म. क्रैम्स बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है इन ग्लोबल MNCs के लिए कि सर आप R&D करो, जो उसका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग और जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डलने हैं वो सारा काम हम करेंगे. तो बेसिकली इसका वैल्यू चेन कैसे चलता है कि पहले आपका एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है, राइट. एक बहुत बेसिक रॉ मटेरियल होता है और उस बहुत बेसिक रॉ मटेरियल में जो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इंडिया में चाइना से इंपोर्ट करती हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं इंटरमीडिएट. बेसिक रॉ मटेरियल, उसके बाद इंटरमीडिएट आता है. फिर इंटरमीडिएट के बाद जो सिंथेसिस या जो भी एडिशन होता है उसके बाद हमारे पास API आता है. API माने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. आपकी दवाई में जो मेन सॉल्ट है, जो मेन काम करता है किसी बीमारी से लड़ने का या फिर किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने का, उसको हम API कहते हैं. API इज नथिंग बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवाई का सॉल्ट होता है. तो यहाँ पे था बेसिक रॉ मटेरियल, देन फिर आपका इंटरमीडिएट, फिर API आता है. फिर API के साथ हम एक्सीपिएंट्स ऐड करते हैं. एक्सीपिएंट्स कुछ भी नहीं है, बस वो प्रोसेस करने के लिए, पूरा चेन रिएक्शन करने के लिए. उसके बाद एंड में हमारे पास फॉर्मुलेशन आता है. अब फॉर्मुलेशन क्या होता है, जो आप दवाई खाते हैं. अब फॉर्मुलेशन भी कई सारी मोड्स में होता है. कोई डोसेज के फॉर्म में होता है, कोई सॉलिड होता है, कोई इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन होता है, इंजेक्टेबल्स जिसको हम कहते हैं. तो दिस इज द इंटायर वैल्यू चेन कि पूरा प्रोडक्ट बनता कैसे है. बेसिक रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स, API, देन फॉर्मुलेशन विच इज इन डिफरेंट फॉर्म्स. कोई सॉलिड में होता है और कोई इंजेक्टेबल में होता है और कोई लिक्विड में होता है, राइट. सो आपके जो क्रैम्स के प्लेयर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले हैं, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि सर आप मॉलिक्यूल की R&D पे फोकस करो, राइट. ये जो ग्लोबल MNCs हैं, सपोज करते हैं जैसे सुवेन का कस्टमर है जिसका नाम है फाइजर एंड एबिट, राइट. दोनों इसके कस्टमर्स हैं. तो इन दोनों को ये क्या कहेगा कि सर आप R&D पे फोकस करो. जब आपका प्रोडक्ट कमर्शियल होने वाला है तो उसका इंटरमीडिएट हम लोग आपको सप्लाई करेंगे.
एंड API में भी अब ये धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड दिस बिजनेस इज इमेंसली प्रॉफिटेबल, क्योंकि इस बिजनेस में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि योर ग्रोथ इज अ रॉयल्टी ऑन समवन एल्सेस ग्रोथ, राइट? कि आपका जो ग्रोथ है इट्स लाइक अ टोल टैक्स ऑन समवन एल्सेस ग्रोथ। ना आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ रही है, ना आपको बड़े बड़े यूनिट्स लगाने पड़ रहे हैं रिसर्च के। आपका काम क्या है कि बस आपको प्रोसेस पे फोकस करना है कि वो जो मॉलिक्यूल है उसकी हम दवाई कैसे बनाएंगे। सो दिस इज व्हाट क्रैम्स इन अ नटशेल मीन्स। और क्रैम्स की आज मार्केट कितनी बड़ी है। आज मैं जब रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, देन आई गॉट टू नो दैट क्रैम्स की मार्केट आज ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ $67 बिलियन की मार्केट है, जिसमें कुछ 300 क्रैम्स प्लेयर्स हैं। एंड इन द नेक्स्ट 6 years द मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू डबल फ्रॉम हियर। मतलब मार्केट 120 to 130 बिलियन डॉलर की हो सकती है। ये साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी आज इंडियन प्लेयर्स के पास। और इंडिया की क्या एडवांटेज है इस मार्केट के अंदर कि इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत लो है एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत लो है। तो इस वजह से इंडियन कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्रैम्स के अंदर। And there are very few limited players in the Indian CRAMS industry who actually have the capability to execute the orders. तो मैं सुवेन फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं। तो सुवेन लाइफ साइंसेज जो बिजनेस है वो डीमर्ज हो रहा है, वो अलग हो रहा है, जो पैसा खा रहा था अच्छे वाले बिजनेस से। एंड सुवेन क्रैम्स के अंदर क्या चल रहा है, जो हम सुवेन फार्मास्यूटिकल कहते हैं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि इन्होंने कुछ आज तक 840 to 845 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं, राइट? कुछ 840 to 845 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद इनका इस बिजनेस के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम ROCE कहते हैं, कुछ 40 to 45% के बीच में है। दैट इज कि जो मैं अपना डेट और इक्विटी डाल रहा हूं, मैं उसके ऊपर कितना पैसा कमा रहा हूं, राइट? तो सुवेन फार्मास्यूटिकल्स कुछ अपने डेट और इक्विटी के ऊपर 45% ROCE कमाता है, विच इज रियली हाई। ऐसे नंबर्स आपको इंडस्ट्री में या इंडियन स्टॉक्स में देखने को बहुत मुश्किल से मिलेंगे। एंड इसके अलावा सुवेन फार्मा के 2 बिजनेस और हैं। तो एक तो हमने क्रैम्स बिजनेस की बात करी सुवेन फार्मा में, दूसरा बिजनेस उनका स्पेशलिटी केमिकल्स का आता है, एंड तीसरा बिजनेस उनका फॉर्मुलेशंस का आता है। तो जो उनका स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है, उसके अंदर उनके 2 इंटरमीडिएट्स हैं जो वो बड़ी बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते हैं, बेसिकली इन एग्रोकेमिकल्स। आई थिंक देयर मेजर कस्टमर इज BASF। तो राइट नाउ द सेल्स फ्रॉम द स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस इज क्लोज टू 304 crores and the sales from the CRAMS business is close to maybe 468 crores, and third one is the formulation business जिसमें इनका कुछ 70 crores का सेल है। तो in the next 2 to 3 years, why it seems at a really interesting juncture is that the management has announced the doubling of the gross block. Gross block क्या होता है? बेसिकली आपका फैक्ट्री प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 2019 में इन्होंने कुछ 320 crores का केपेक्स अनाउंस करा था, जिसको हम कैपेसिटी एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपेसिटी एक्सपेंडिचर कहाँ था? 120 करोड़ का जो केपेक्स है, दैट इज मेंट फॉर द क्रैम्स बिजनेस। बाकी 90 crores का केपेक्स इज मेंट फॉर द फॉर्मुलेशन बिजनेस, whereas the remaining capex is meant for the specialty chemical business and again for a bit of the CRAMS business. And specialty chemical business में अभी क्या होने वाला है कि they are launching 2 new products in 2021, जिसका size of opportunity is close to 100 crore rupees of sale, और यहाँ पे they make 16% margin के आसपास, which is basically a net profit margin। तो यहाँ से कुछ 16 to 20 crores आ सकते हैं। And in the formulation business, they are launching close to 10 to 11 ANDAs. अच्छा, before I proceed, I would just like to clarify कि what is ANDA. ANDA is nothing but known as abbreviated new drug application. तो कभी भी आप अगर यूएस में जाके अपना कोई ड्रग या फिर कोई फॉर्मुलेशन निकालना चाहते हैं, तो आपको ANDA फाइल करना पड़ता है वहाँ के रेगुलेटर्स के साथ। फिर आपके ANDA पे अप्रूवल देने के बाद आप वहाँ पे दवाई कमर्शियली लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस 1 to 2 या 3 years के आसपास का होता है। एंड किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पाइपलाइन को अगर पता करना है, तो काफ़ी बारी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इनके ANDAs कितने फाइल हो रखे हैं। तो सुवेन के केस में इनके पास कुछ 10 to 11 ANDAs हैं जो ये अगले 1 या 2 साल में फाइल करने वाले हैं, राइट? एंड इनके ANDAs की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग राइट नाउ कि मैनेजमेंट नीश फॉर्मुलेशंस को टारगेट कर रही है, माने उन फॉर्मुलेशंस में जा रही है जहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। And keeping in line with this thought process, they acquired a distribution company in US by the name of Rising Pharmaceuticals. तो इन्होंने जो एक्विजिशन करा था, इन्होंने पिछले साल करा था, 250 करोड़ का एक्विजिशन करा था, जिसमें इनको 25% स्टेक मिला था। एंड सरप्राइजिंग टू नो कि दिस ईयर दे आर मेकिंग 50 crore rupees ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट स्टेक। तो माने अगर मैं इसका प्राइस अपॉन अर्निंग मल्टीपल निकालूं तो इस एक्विजिशन का कुछ 5 के आसपास है।
एंड एडेड बेनिफिट क्या है कि अब सुवेन फार्मा को किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पास नहीं जाना पड़ेगा यूएस में। जैसे यूएस में सिर्फ 3 ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग कंट्रोल करके चलते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सन फार्मा, लुपिन वुपिन, इन पे प्राइसिंग प्रेशर बहुत आ रहा था। प्राइसिंग प्रेशर का क्या रीज़न था? क्योंकि मार्केट बहुत कंसोलिडेट हो गया था डिस्ट्रीब्यूटर की। तो इन 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करने के लिए सुवेन फार्मास्यूटिकल्स ने बेसिकली क्या करा कि एक छोटा सा एक स्टेक ले लिया राइजिंग फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी में। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। तो यहाँ पे भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट 2 to 3 years में द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम हेयर गोज टू 140 to 150 करोड़, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से आपको 14 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और आपके 11 फॉर्मुलेशंस लॉन्च होने वाली है, राइट। एंड कमिंग टू द क्रैम्स बिजनेस, द बिजनेस वी टॉक्ड अबाउट फर्स्ट, यहाँ पे सुवेन ने कुछ 120 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है। So right now they are close to commercializing one more molecule. Very difficult to tell whether they are close to or not, because इसमें थोड़ा uncertainty होता है R&D में, क्योंकि अगर MNC का अगर अप्रूवल आ जाता है उस मॉलिक्यूल का तो सुवेन की भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो जाएगी। So guys, these are the major variables if you want to study Suven Pharmaceuticals business. And moreover, coming to the valuations, what I find interesting in this business is कि अगर मैं इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट निकाल दूँ जो इन्होंने पिछले 10 साल में करा है, राइट, तो अगर हम इनका R&D कॉस्ट निकाल दें जो इन्होंने 10 साल में करा है और फिर इनके EBIT मार्जिन्स देखें तो हमें पता लगेगा कि इनके EBIT मार्जिन्स हमेशा 42 to 45% के बीच में रहे हैं। दैट इज बेसिकली, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 42 to 45% के बीच में है, जो विच इज वेरी 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 रेयर टू फाइंड इन इंडियन स्टॉक्स। मतलब इंडियन बिजनेसेस में 42 to 45% EBIT मार्जिन ढूंढना बहुत ही एक मुश्किल काम है। एंड मोर ओवर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इनके जो पीयर्स हैं जो इनके साथ साथ इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, समथिंग लाइक अ सिंजीन, समथिंग लाइक अ डीवीज लेबोरेटरीज, वो बहुत ज़्यादा एक महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो सिंजीन ट्रेड्स एट अ P/E मल्टीपल ऑफ 35 to 40 times, whereas DV's is also trading at a P/E multiple of 40 to 45 times. So yes, it optically does look cheap because we got the entity through the demerger. I am personally invested in the company, तो I can be biased because कभी कभी जब आप स्टॉक लेते हैं तो आप कभी कभी उसकी जो बुराइयां हैं वो नहीं ढूंढ पाते आप। सो गाइस, दीज आर ऑल द वेरिएबल्स। अगर आपको सुवेन फार्मास्यूटिकल स्टडी करना है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि आज कंपनी बहुत सस्ते दाम पे मिल रही है। सेकेंड चीज़ की इनका ROCE जिसकी हम बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ 40% से ज़्यादा है। इनका EBIT मार्जिन 40 to 45% के बीच में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका 320 करोड़ का एक कैपेसिटी एक्सपेंडिचर लाइंड अप है, जिस पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से इनकी सेल्स डबल हो सकती है अगर इतना केपेक्स लाइंड अप है। तो बेसिकली अपने फिक्स एसेट्स ये डबल कर रहे हैं। एंड फिफ्थ वेरिएबल टू रिमेंबर इज कि इनके पीयर्स एक बहुत महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, राइट। एंड लास्ट बिफोर द लीस्ट, इस इंडस्ट्री के अंदर टेल विंड्स आ रखी है। So thank you for joining, guys. We will keep coming out with such more informative videos. If you have any suggestions, do mention them in the comment section below. And in the description, we have also put a report of Suven Pharmaceuticals. अगर किसी को वो रिपोर्ट पढ़नी है और in depth जाना है इस कंपनी के लिए तो वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। Thank you, guys. Thank you for joining us.